हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, टर्की आस्क इंडिया फॉर व्हीट, शुड इंडिया हेल्प। जी हाँ, वर्ल्ड अफेयर्स के एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं हम लोग। और टर्की ने गेहूं मांगा है, गंदुम मांगा है पाकिस्तानी भाषा में। और क्या इंडिया को मदद करनी चाहिए, इसके ऊपर ये टॉपिक सर ने बनाया है। वीडियो देखेंगे, लास्ट में करेंगे वीडियो पे बात और कुछ नया चीज जरूर बताऊंगा। तो वीडियो करते हैं शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को करते हैं आप लाइक शेयर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल देख रहे हो तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। Yes. आइए वीडियो चेक करते हैं, देखते हैं। भारत कभी इम्पोर्टर हुआ करता था, अब एक्सपोर्ट करने की कगार पर है। हम करते भी हैं, तो क्या हुआ है इसमें पूरी डिटेल पता लगेगी वीडियो देख के। लेट्स गो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इतिहास में पहली बार हम देख रहे हैं कि टर्की ने ओपनली इंडिया को कहा है कि हम आपसे वीट परचेज करना चाहते हैं। इससे पहले ये कभी भी नहीं हुआ। यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिखेगा, इन अ फर्स्ट टर्की प्लेसेस ऑर्डर ऑफ 50,000 टन। अपने आप में ह्यूमंगस ऑर्डर है। इतना वीट हमने फ्री में अफगानिस्तान को दे दिया था, जो टर्की हमसे खरीदना चाहता है। और अभी तो ये पहला ऑर्डर होगा। मैं आपको बता दूं, टर्की में आज के समय वीट की इतनी शॉर्टेज है कि ये बहुत बड़े स्केल पर इंडिया से वीट परचेज करेंगे इन द नियर फ्यूचर। और ये सब देख के मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे याद है आज से कई साल पहले कई बार यूरोपियन देश, इवन टर्की जैसे देश भी ये इंडियन वीट को रिजेक्ट करते थे क्वालिटी के मामले में। ये कहते थे कि इंडियन वीट जो है ना, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का नहीं है, इतना बढ़िया नहीं है। मगर पिछले कुछ सालों में इंडिया ने प्रॉपरली फोकस किया है एक्सपोर्ट क्वालिटी वीट प्रोड्यूस करने में, कि वीट जो हम ग्लोबल मार्केट में सेंड कर रहे हैं ये अच्छी क्वालिटी का हो, ताकि इंडियन वीट एज ए होल एक ग्लोबल ब्रांड बन के उभरे जो दुनिया भर की कंट्रीज परचेज करना चाहें। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि अब लाइन लग रही है एक के बाद एक। दुनिया भर के देश हैं, पहले यूरोपियन देश थे, इजिप्ट है, टर्की है, अब कई और देश एक के बाद एक लाइन लगा कर आएंगे। और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको ग्राउंड लेवल पर भी दिखेगा। किसान भी आज के समय क्या कर रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकार को वीट नहीं बेच रहे। क्यों बेचेंगे? मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे तो आप तब बेचोगे जब और कहीं आपको खरीदार मिल नहीं रहा। मजबूरी है, चलो सरकार को बेच दो, सरकार एटलीस्ट इतने अमाउंट में तो वीट हमसे परचेज कर लेगी, बिल्कुल नुकसान तो हमको नहीं होगा। तो यूपी के जो फार्मर्स हैं ये भी सीधा अब प्राइवेट जो शॉप्स हैं, प्राइवेट जो बायर्स हैं, उनको बेच रहे हैं अपना गेहूं काफी ऊंचे दामों पर, क्योंकि डिमांड ही काफी हाई है। मगर मैं कहूंगा कि ये सब इंडिया के लिए एक चैलेंज भी हो सकता है। 2004-5 में हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी जो हम रिपीट नहीं करना चाहेंगे। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि वो गलती क्या थी, टर्की की आज के समय सिचुएशन क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। देखो, आज के समय एक टॉपिक बहुत न्यूज़ में है कि पहली बार है इतिहास में, आजकल सब कुछ इतिहास में पहली बार हो रहा है। लॉट ऑफ फर्स्ट थिंग्स आर हैपनिंग। इतिहास में पहली बार एक एशियन देश है जो नेटो के साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन करेगा। नहीं तो आप अगर देखो, नेटो प्राइमरली नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज वहीं तक सीमित रहता रहा। पहली बार है एक एशियन कंट्री ने ज्वाइन किया है साइबर डिफेंस ग्रुप। और चाइना बहुत ज़्यादा चिंतित है इस डेवलपमेंट को लेकर। आपको बताना है वो पहला एशियाई कंट्री कौन है जिसने नेटो का साइबर डिफेंस ग्रुप ज्वाइन किया है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान या फिर पाकिस्तान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। नाउ, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले एक वीडियो में कि डॉलर जैसे जैसे स्ट्रांग हो रहा है, हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में हर कोई जो करेंसी है ये इसकी पिटाई हो रही है, चाहे इंडियन रुपी हो, चाइनीज युआन हो या फिर टर्किश लीरा हो। टर्किश लीरा वैसे ही काफी हद तक गिर चुका था। डॉलर के स्ट्रांग होने से इसने अपना ऑल टाइम लो देख लिया। जी हाँ, इंडियन रुपी ने भी अपना ऑल टाइम लो देख लिया और टर्किश लीरा भी अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका है। मगर टर्की के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इनके देश की करेंसी तो गिर रही है, मगर साथ ही साथ इनका जो इन्फ्लेशन रेट है ये भी रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुका है। महंगाई टर्की में लोगों को लिटरली बर्बाद कर रही है, लोगों की सेविंग्स एम्प्टी हो रही है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर टर्की में आपको बहुत ही बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट भी दिखे सरकार के अगेंस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन रिसेंटली ज्यादा बढ़ने का एक बहुत ही बड़ा रीजन है रशिया यूक्रेन वॉर। नहीं तो यूजुअली क्या होता था कि टर्की ज्यादातर जो अपना वीट है ये यूक्रेन रशिया से परचेज करता था। आराम से इनको गेहूं मिलता था, यहाँ से फ्यूल मिलता था, नेचुरल गैस मिलती थी, थिंग्स वर वेरी मच नॉर्मल। और मान लीजिए कल को थोड़ी बहुत टर्की को एक्स्ट्रा वीट की कमी महसूस होती थी तो ये लोग अपना वीट परचेज करते थे फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान हिस्टोरिकली आप अगर देखें, इमरान खान के आने से पहले एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर था वीट का। बाद में बिकॉज ऑफ द पुअर
एग्रीकल्चरल पॉलिसीज, यहाँ पर वीट का जो पाकिस्तान में प्रोडक्शन है काफ़ी कम हो गया, पाकिस्तान वीट एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बन गया। तो इसलिए मजबूरी में आकर इतिहास में हम पहली बार देख रहे हैं कि टर्की अब परचेज करेगा वीट इंडिया से। मगर इंडिया के लिए यहाँ पर डिसीजन लेना इतना आसान होगा नहीं। इन्होंने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया अभी 50,000 टन का, और इन द फ्यूचर मोस्ट प्रॉब्ली ये और बहुत ही बड़े ऑर्डर प्लेस करेंगे। मगर कहीं ना कहीं हमको सोचना होगा कि ग्लोबल डिमांड जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान, इजिप्ट, टर्की, दुनिया भर के देश हैं, यहाँ पर वीट की डिमांड बढ़ती जा रही है। क्या हम हर जगह डिमांड पूरी कर पाएंगे और हर जगह क्या एक्सपोर्ट करना ठीक है? क्योंकि इंडिया में खुद आप अगर देखो तो आटे के जो प्राइसेस हैं ये काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। कई जो हमारी स्टेट्स हैं वहाँ पे रिकॉर्ड हाई हम आटे के प्राइसेस देख रहे हैं, और कई एक्सपर्ट सरकार को चेतावनी दे रहे हैं ये कहकर कि ध्यान रखिएगा 2004-2005 में जो हुआ था वो ना हो जाए। अब यहाँ पर आप कहेंगे 2004-5 में क्या हुआ था? देखिए, बहुत ही फनी चीज़ हुई थी। मेरे ख्याल से मिसमैनेजमेंट का आपको इससे ज़्यादा बढ़िया एग्जाम्पल दिखेगा नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नए नए पीएम बने थे देश के, इन्होंने पावर संभाली। अचानक से क्या हुआ, डेटा आया कि इंडिया के इस बार रिकॉर्ड वीट की प्रोडक्शन हुई है। सरकार काफ़ी एक्साइटेड, सरकार ने सोचा कि ठीक है वीट को एक्सपोर्ट करो, वीट एक्सपोर्ट करेंगे, विदेशी मुद्रा आएगी, देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। तो इंडिया ने वीट एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। मगर सरकार ने इस बात पे ध्यान नहीं रखा कि हम लोग एक्चुअली कितना वीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं हम इतना वीट एक्सपोर्ट ना कर दे कि कल को हमारे देश में ही वीट की कमी महसूस हो जाए। और इन दी एंड हुआ यही। कितनी फनी बात है अपने आप में, 2004 में इंडिया ने बड़े स्केल पर वीट एक्सपोर्ट किया, एक्चुअली इवन 2005 की शुरुआत तक, और फिर 2005 के अंत में इंडिया में आटे के रेट और वीट रिलेटेड वेरियस जो आइटम्स हैं इनके रेट इतने ज़रा बढ़ गए कि इंटरनेशनली 2005 का आर्टिकल आपके सामने, इंटरनेशनली लोगों ने ये डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया कि इंडिया क्या अब वीट इंपोर्ट करेगा। और अगर ऐसा होता तो एक अपने आप में कॉमेडी होती मिसमैनेजमेंट की कि एक कंट्री अभी जो चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा था अब वापस खुद कह रहा है जी वापस हमको बेचो, हमको चाहिए। तो माय गॉड, ये डर लगता है ये देखकर। और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई, मैं कह रहा हूँ कि पीएम की इनकॉम्पिटेंस थी, सरकार की इनकॉम्पिटेंस थी। बेसिकली जब आपके पास डेटा नहीं होता, क्योंकि जो एक्सपोर्ट करता है इंडिया, ऐसा नहीं है कि सब कुछ सरकार देख रही है, सब कुछ सरकार एक्सपोर्ट करती है। मोस्टली जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स देख रहे हैं। किसान आराम से प्राइवेट बायर्स को वीट बेच देते हैं, फिर जो वो प्राइवेट बायर्स हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो नीड आज के समय ये है कि चाहे टर्की हो, इजिप्ट हो या फिर कोई और देश हो, जिसको भी हम वीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसका प्रॉपर डेटा सरकार के पास हो। और सरकार को ये बात भी इंश्योर करनी होगी कि गवर्नमेंट के पास खुद वीट का बहुत सारा भंडार हो, ताकि कल को इन्फ्लेशन से अगर लड़ना हो तो सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम कर पाए। ये क्या होता है, देखिए आपको बता होगा, सरकार जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर बहुत सारा वीट परचेज कर लेती है तो सरकार काफ़ी बार वो वीट अपने पास रखती है। और ये जो वीट है ये OMSS मतलब कि ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंडर सरकार काफ़ी बार मार्केट में रिलीज भी कर देती है खुद अपनी तरफ से, जब सरकार को लगता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आम इंसान आटे के प्राइसेस झेल नहीं पाएगा। तो अभी देखिए अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के सामने आ रही हैं, एक के बाद एक देश लाइन लगा के इंडिया के सामने खड़े हैं। इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, मगर साथ ही साथ जो 2004-5 में हो गया था वो रिपीट ना हो, उसके लिए मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। डेटा इज़ द की। जितना प्रॉपरली हम ट्रैक करेंगे कि एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, किस स्टेट से कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, प्राइसेस क्या है वीट के, उतना प्रॉपरली हम इस सिचुएशन को भी मैनेज कर देंगे और इंटरनेशनली बहुत ही बड़े स्केल पर वीट भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू पर। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि पहला एशियन कंट्री वो कौन सा है जिसने नेटो का साइबर डिफेंस ग्रुप ज्वाइन कर लिया है? तो सही उत्तर इसका ऑप्शन डी पाकिस्तान नहीं है। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी साउथ कोरिया। यहाँ पर आप देख पाएंगे, इस पर आपको आर्टिकल भी दिखेगा। साउथ कोरिया आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ में दिखेगा आने वाले कुछ सालों में। इनके नए प्रेसिडेंट आए हैं, बहुत अल्ट्रा अग्रेसिव है। इनको कहा जाता है कि साउथ कोरिया के डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो ये कई स्टेप्स लेंगे जो साउथ कोरिया ने आज से पहले कभी भी नहीं लिए। तो याद रखिएगा, साउथ कोरिया एन इंपॉर्टेंट कंट्री विल बी इन न्यूज़ इन द कमिंग फ्यू ईयर्स। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में। फॉर एग्जांपल आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर बैंक एग्जामिनेशंस, क्लिक ऑन बैंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस, जो अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स है। ये भी आप कर सकते हैं परचेज। प्रायोरिटी डाउट सॉल्विंग सेशन यहाँ पे आपको मिलेंगे। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं, फॉर एग्जांपल 390 रुपीज़ पर मंथ, ये पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यूज़ करिए कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। एंड फॉर जस्ट 351 रुपीज़ पर मंथ आप 2 साल तक प्रिपरेशन कर सकते हैं।
bank exams की with Unacademy's iconic course. So use the code PD10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत. Thank you for listening and as always, God bless you all. और इसी के साथ होता है वीडियो का एंड। और वीडियो हमने जैसा कि डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, हमने बताया था कि वीट जो टॉपिक था कि टर्की ने भाई डिमांड किया है गेहूं चाहिए उनको। कितना चाहिए? 50,000 टन। इतना हमने अभी अफगानिस्तान को फ्री में सप्लाई किया था कि भाई वहाँ पे काफी इंसानियत के नाते वहाँ पे काफी फूड शॉर्टेज हो गई है अफगानिस्तान में, तो उसको हेल्प करने के लिए हमने भेजा था। वाया पाकिस्तान के अंदर से होते हुए गया था कुछ हमने, क्योंकि शुरुआत में को पता होगा पाकिस्तान टाल मटोल कर रहा था। अक्टूबर से लेकर मार्च तक उन्होंने नाटक किया है कि हम नहीं जान देंगे, तो हमारे ट्रकों में लाद के भेजो, ये सब नाटक था। तो ये था अफगानिस्तान के बाद। टर्की की बात करेंगे तो देखो टर्की की करेंसी है लीरा, जैसे इंडिया की करेंसी और रुपीस, ऐसी वहाँ की करेंसी को कहते हैं लीरा। जब से आए हैं ग्रे लिस्ट में, FATF की ग्रे लिस्ट में आ चुका है टर्की मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह मामलों में, तो इनकी करेंसी हो गई है धुआंधार पिटाई। ठीक है, बहुत ही बुरी हाल में जा रहे हैं लोग भी। तो जितनी करेंसी, वही परचेसिंग पावर कम हो गई एक करेंसी की। जो 1 रुपए की चीज 1 रुपए में मिल रही थी इनको कल को, अब वो 10 रुपए की मिल रही है, ऐसा मतलब हाई हुआ है। तो ये इनकी अब हुआ है, क्या हुआ है भाई कि यूक्रेन और रशिया की जो वॉर हुई है, जो दो सबसे बड़े एक्सपोर्टर है वीट के, जो गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादन है जिनके पास और जो सबसे ज्यादा बेचते हैं यूरोप के, तो ब्रेड बास्केट ही कहा जाता है यूक्रेन को। अकेले यूरोप को पूरा खाना खिलाता है। बेसिकली जो डिमांड इंडिया के पास आ रही है वीट की, बेसिकली शॉर्टेज हो गई है बाकी मतलब यूरोपियन कंट्री, बिल्कुल अफ्रीकन कंट्री, मतलब जहां भी रशिया और यूक्रेन वीट सप्लाई करते थे उन कंट्रीज को शॉर्टेज ऑब्वियसली हुई, क्योंकि भाई वॉर चल रहा है और वॉर से डिस्ट्रक्शन होता है और ये उसका ही रिजल्ट है। देखो वॉर चल रहा है और वॉर से डिस्ट्रक्शन होता है, जैसा कि सर ने बोला हमें। तो डिस्ट्रक्शन एक अपनी जगह है, बाकी जो सैंक्शंस लगा रखे हैं रूस पे, चलो यूक्रेन में तो चल रहा है, रूस ने हमला कर रखा है, तो वहां की ऐसी खेती कई इस साल की, ठीक है। और जहां तक रूस अगर कर रहा है तो रूस की खेती तो सही है, पर उससे कोई खरीद नहीं रहा, क्योंकि स्विफ्ट का बैन भी है उस पर, आपको पे नहीं कर पाओगे, पेमेंट ही नहीं कर पाओगे तो खरीदो कैसे। और जो ज्यादा खरीदेगा यूएस बैठा ही है दादाजी बन के कि इसको सैंक्शन करेंगे, हम इसको सैंक्शन करेंगे, सबको करेंगे। तो काफी सारी प्रॉब्लम है इसको लेके। कुल मिला के खेल है रूस और अमेरिका का, और पिस रहा है पूरी दुनिया। ठीक है, खाने की चीजों की कीमतें जिस तरीके से बढ़ रही हैं दुनिया में, और भारत में भी आटे के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो भाई चिंता का विषय है। बाकी जहां तक बात है तो मुझे बड़ी खुशी हुई है सुन के भाई कि टर्की ने आखिरकार बोला कि भैया ऑर्डर दे दिया, ऐसा बोला इन्होंने 50,000 टन का। क्यों? पहले आज तक इन्होंने ना हमारे वीट को माना ही नहीं जाता, अच्छा नहीं है, क्वालिटी बेकार है, मतलब हाँ हम लोग ऐसे ही खाते हैं इंडियन सब। हम खाएंगे यूरोप का खाएंगे, खाओ यूरोप का, खा लो, बम खा लो, अभी यूरोप के जाओ, बारूद खा लो। हाँ, तो बात है भाई ये कहानी की। और सर भी हंस रहे थे, हमें भी हंसी आई बीच में। और इतिहास बना रहा है आजकल भारत हर चीज में। बट पता है इसमें ये है कि कहीं इंडिया इतनी डिमांड फुलफिल करने के चक्कर में, इतने ऑर्डर्स कंप्लीट करने के चक्कर में ऐसा भी ना कर दे कि खुद के देश में ही वही अभी भाई मैं एक आर्टिकल पढ़ा मैंने आज ही, उसमें लिखा था कि हमारी जो वीट की शॉर्टेज हो सकती है 15%, जो अभी हम पिछले साल हमने किया था उससे पिछले साल, क्योंकि जो हीट वेव चल रही है हमारे नॉर्थन इंडिया में इस टाइम हीट वेव चल रही है, उससे क्या होगा, उत्पादन में आएगी कमी। ठीक है, क्रॉप्स हमारी काफी खराब हो सकती हैं, ऐसा एक अनुमान लगाया गया। पंजाब में शायद अकेले 15% की कमी हो सकती है, मैं बोल रहा हूँ 100% ऐसा नहीं है, पर ऐसा अनुमान लगाया गया, प्रोजेक्टेड है ऐसा कि ऐसा होगा, जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और इसका जिम्मेदार भी आदमी खुद है, आपको पता ही है क्लाइमेट के पीछे किसका रोल है। ठीक है, तो इंडिया को 2004-5 वाली सिचुएशन से बच के चलना चाहिए। बहुत सही सर ने इसमें जो कवर किया है ये चीज। और मैं बता दूं इससे आगे जो मैंने कहा था कुछ बताऊंगा इस टॉपिक पे, क्योंकि जैसी वीट सुना मेरे को याद आ गया था। इंडिया ने 1960 से 70 के बीच में हमने अपना ग्रीन रेवोल्यूशन किया था। उससे पहले हम भी इंपोर्ट करते थे, मंगाते थे या डोनेशन लेते थे खाने का। वीट वगैरह की सप्लाई कौन करता था? मैं यूएसए करता था। यूएसए से हम लेते थे अंडर PL 480 पब्लिक लॉ 480 के तहत। उनका एक लॉ था कि हम किसी भी जो हमारे फ्रेंडली कंट्री हैं, यूएस का लॉ था कि हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उसको हम अपना सरप्लस फूड है वो हम दे देंगे उसी की करेंसी में हम ट्रेड करके। जैसे अगर इंडिया को खरीदना तो इंडिया को अपना फॉरेक्स रिजर्व यानी कि डॉलर को खर्च नहीं करना पड़ेगा, रुपीज में डायरेक्ट ट्रेड कर सकते थे हम। उस टाइम हमारी क्योंकि हालत भी खराब थी, जब हम आजाद हुए तो लगभग 330 मिलियन हमारी आबादी थी, 33-34 करोड़ 40 करोड़ मान लो। और आज देख लो 135 करोड़ को हम खाना खिला रहे हैं खुद के दम पे। तो उस टाइम हालत ये था कि भाई हमें
खाना इंपोर्ट करना पड़ता था। एक तरह से मान लो कि ना डोनेशन लेनी पड़ती थी खाने के लिए भी। आपको अगर पता होगा कि फेमस बंगाल का जो 40 लाख लोग मरे थे भूखमरी से, सबसे ज्यादा है, फेमस है ये, इतना ज्यादा ये फेमाइन। और ग्रीन रेवोल्यूशन को बेसिकली जिसके अगर मैं बोलूं कि किस तरह से क्रांति कैसे आ गई थी, तो आई थिंक लाल बहादुर शास्त्री जी थे जिन्होंने बोला था कि जय जवान जय किसान। उन्होंने देखो इसके पीछे भी कहानी है। उन्होंने कहा था, हुआ क्या था भाई कि हम लोग यूएसए से ले रहे थे, और उस टाइम जो नेहरू जी वगैरह थे वहां उस टाइम से ही शुरू हुआ, 1950 से ही हम लेते आ रहे हैं। 53 54 में शायद PL 480 वाली स्कीम आई थी, तो हम 50 से ही ले रहे थे, और हम भी ले रहे थे और पाकिस्तान को भी मिल रहा था कुछ, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे, और हम लोगों ने अपना जो फॉरेक्स रिजर्व वगैरह है हम लोगों ने लगाया था अपने मॉडर्न इंडिया को बिल्ड करने में। हमारे जैसे सोशलिस्ट पॉलिसी हमने अपनाई थी, समझ रहे हो, हम लोग खुद बनाएंगे हर चीज, ये वाला था, लॉक कर रखा था हमारे इकोनॉमी को 90 तक कि हम हर चीज सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश करेंगे। और भाई उसका फायदा भी मिला है, नुकसान भी हुआ है, ठीक है। तो उस टाइम का अगर जो कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया, मैं कोई कांग्रेस का सपोर्टर हूं नहीं भी बता दूं, और फिर भी मैं ये बात बोलनी चाहिए हमें कि जो उन लोगों ने चीज झेली ना, वो आज की गवर्नमेंट नहीं झेल रही हो। जो आज की गवर्नमेंट झेल रही है आगे की गवर्नमेंट नहीं झेलेगी। हर टाइम पे हर गवर्नमेंट पास नई नई सिचुएशन आती है, उसको टैकल कैसे किया वो देखा जाता है। तो उस टाइम अगर देखो तो खाने की इतनी ज्यादा शॉर्टेज थी इंडिया में, और हम लोग इंपोर्ट करते थे और मंगाते थे रुपीज में कुछ फॉरेस्ट रिजर्व। लेकिन इसका क्या किया ना, अमेरिका ने एज अ टूल इस्तेमाल करने लगे, पॉलिटिकली टूल इस्तेमाल करने लगे। 1965 में जो इंडो पाकिस्तान की वॉर हुई थी ना, जिसमें भारत लाहौर के अंदर घुस गया था, ठीक है, ये लोग ऊपर से घुसे थे, ये जम्मू कश्मीर साइड से हमारे अंदर, और हम इधर लाहौर तक पहुंच गए थे। तो पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान को बैक था यार, अमेरिका बैक करता तो उसी के हथियार से, सब जानते हैं बात, क्लियरली ओपन कोई बोलता है नहीं, पर यह है। तो उन्होंने भारत को भेजते थे वो जो फूड सप्लाई ना, भारत के जो समुद्री तट है ना, हमारा कोस्टल लाइन, वहां से 15 किलोमीटर दूर तक आया था उनका सामान जो खाने वाला होता है, और वहां से वापस लेके चले गए थे कि वॉर रोको। ये प्रेशर दिया उन्होंने हमें, और उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि एक काम करो, ले जाओ, जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही जिएंगे। उसके बाद इनको फिर हमारी गवर्नमेंट चेती कि यार ऐसे तो हमारी जो है पॉलिटिकली स्टेबिलिटी जो है किसी और कोई और कंट्रोल कर रहा है इनडायरेक्टली, हमारी चीजों को हम खुद ही अंडर प्रेशर में आके हम चेंज करें अपना डिसीजन, ऐसा तो नहीं होगा। तब हमने फिर एस स्वामीनाथन जी हैं, ठीक है, एच सुब्रमण्यम करके कोई थे, फिर इंदिरा जी की जब तक आ गई थी उसके बाद, ठीक है, इंदिरा जी से, फिर इंदिरा जी ने बोला था उनसे, कई लोगों ने उस टाइम बोला कि हम क्यों लेते हैं, तो उन्होंने कहा था देखो इसमें मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम नहीं ले रहे। इंदिरा गांधी जी की स्टेटमेंट है, काफी कई जगह पे छपी हुई थी, लेकिन ये ओपनली नहीं है, काफी सीक्रेटली टाइप उन्होंने बोला था कि अगर हम नहीं लेंगे तो हमारे आम आदमियों को नुकसान होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना मुझे पड़ेगा ना जेंटलमैन को पड़ेगा, जो आम पब्लिक है हमारी सबसे ज्यादा नुकसान झेलेगी। तो अभी जो कहते हैं ना कड़वा घूंट हमने पिया है ये सब, और वो लाल गेहूं खाने को मजबूर हुए हम। बोला जाता है कई जगह पे, पता नहीं कितना सच है कि नहीं, कि बोलते हैं वीट फॉर पिग्स, और अनाज जो आया था कई सारे सड़े हुए अनाज, या फिर उसके अंदर जो क्या बोलते हैं घुन लग जाती है, ऐसे अनाज आया था उस टाइम। फिर उसके बाद क्रांति की गई और हमने HVY, ठीक है, ये वाले सीड मंगाए थे हमने, शायद कनाडा से मंगाए थे या मैक्सिको से मंगाए थे, ठीक है। उसके बाद वहाँ की खेती की गई, और वो सीड जो होते हैं ना साइंटिफिकली मॉडिफाइड होता है, मतलब आपकी जो अभी जैसे आपकी एक मान लो 1 एकड़ का लैंड है, उस पर अगर 10 क्विंटल मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, अगर इतनी पैदावार नॉर्मल सीड से हो रही है, तो अगर आप वो सीड यूज करोगे तो 10 गुना बढ़ जाती थी, डबल हो जाती थी। हमने फिर वो सीड लगाए, फिर बम्पर पैदावार करी, कैसे हमने इरिगेशन सिस्टम विकसित किया पूरा। भाई बहुत चैलेंज देखे यार उस गवर्नमेंट ने, पैसा नहीं था हम पे कि हम खरीद पाए, फॉरेस्ट रिजर्व नहीं था, 2 हफ्ते तक का फूड खरीदने का पैसा था, सिर्फ 2 हफ्ते का। और वो तो बड़ा फेमस ही है जय जवान जय किसान का, उन्होंने खुद कहा था कि जिस जिस जगह पे आप हिंदुस्तानी खाली जमीन देखे ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ उगा ले खाने के लिए। यार इंडिया के पास जमीन तो है, उपजाऊ जमीन है भाई, इंडिया के पास की जो जमीन है बहुत ज्यादा उपजाऊ है। अगर उस जमीन का हम यूज ना कर पाए तो भाई हमारे लिए खराब होगा। इसलिए भाई इंडिया का जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो आया, और इस तरह से आया कि बस हमारे फिर वही सब HVY जो है ना, हैवी वैरायटी यील्ड, ऐसा समथिंग कुछ है इसकी फुल फॉर्म है, मतलब मॉडिफाइड सीड होते हैं एक तरह के। और इंडिया इसके दम पर फिर सेल्फ रिलायंट हो पाया आखिरकार खाने में अपने। हम लोग आज देख लो ना, सरप्लस है, हम दे सकते हैं, हम 50,000 टन तो ऐसे ही अफगानिस्तान को देते हैं। ये सही भी है क्योंकि इंडिया हमेशा से ही कृषि प्रधान देश रहा है भाई। अगर इंडिया ये सब चीजें नहीं कर पाएगा तो भाई फिर तो
कहलाने का फायदा नहीं है। उस टाइम के चैलेंजेस ये भी थे कि, और हम लोग उस आप सोचो यार 1962 वॉर में थे, 1965 वॉर में थे, ये कह सकते वॉर का इम्पैक्ट था हम पे, हमारी इम्पैक्ट था भाई, जनता ज्यादा से ज्यादा पढ़ी लिखी बहुत कम हुआ करती थी, फाइनेंशियली भाई वीक हो ही होंगे जब, और लोगों को तो ये टेक्निक भी नहीं आती थी। हाल आप भी देखो पुराने उस टाइम की पिक्चर है, आप देखोगे तो उसी टाइम की है ना, मनोज कुमार जी की पिक्चर है, धरती कहे पुकार के ऐसा ऐसा, मेरे देश की उगली, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये सब हल चलाया जाता था। कहाँ था ट्रैक्टर, कुछ नहीं था, लोगों पर इनकम नहीं, ट्रैक्टर कहाँ से खरीदेगा आदमी। फिर धीरे धीरे हमने डैम्स बनाए, इरिगेशन सिस्टम बनाया, लैंड को कैसे इरिगेट करो, पानी पहुंचाओ ऐसी जमीनों को जो उपजाऊ है। भाई बहुत काम किया गवर्नमेंट ने उस टाइम। ये जो बोलते हैं ना कि आजकल क्या किया उस गवर्नमेंट ने, तो ये किया है। जो नहीं किया हम वो भी बोलते हैं कि ये भी नहीं किया, पर ये भाई वो अलग टाइप का चैलेंज था। इस चीज को एक्सेप्ट करो, मानो। और बात करें इस वीडियो की कि आज तो मैंने वैसे वीडियो में इसलिए बताया कि मैं ये बताना चाह रहा था कि हम कहाँ से कहाँ तक आए हैं। बिल्कुल, हम कहाँ से कहाँ तक चले गए हैं, और आगे भी अच्छा है, आगे भी जाते रहेंगे आगे। और इंडिया के लिए अच्छी खबर तो भाई है, क्योंकि भाई जब डिमांड बढ़ेगी तो भाई जो हमारे फार्मर्स हैं वो ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे, क्योंकि भाई वो मेहनत भी इतनी करते हैं। बिल्कुल। और एमएसपी का जो वर्ड यूज किया गया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो गवर्नमेंट तय करती है कि मान लो आपने, मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि 1 किलो आपने खरीदा तो गवर्नमेंट 2 रुपए किलो के हिसाब से किसान से खरीद लेगी, चाहे आपका कहीं बिके या ना बिके, वो गवर्नमेंट खरीदेगी 2 रुपए का। एमएसपी गवर्नमेंट जो भी रेट होते हैं गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दी कि हम धान इतने में खरीदेंगे, फलाना गेहूं इतने में खरीदेंगे, समझ लो, चावल इतने में खरीदेंगे, चने का दाल होगा तो इतने में खरीदेंगे। एमएसपी जारी करती है जो जो चीजों पे है। उससे क्या करता है कि हमारा जो किसान है वो जाके सीधा गवर्नमेंट को उस रेट पे बेच सकता है। एक तरह कैसे एमआरपी होता है कि हम मैक्सिमम इतना रुपया देंगे कोई चीज खरीदने के लिए, ऐसे ही एमएसपी है कि गवर्नमेंट कहती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस है हमारा किसी को, कि आपका नुकसान भी ना हो। आपका क्या होगा अगर मान लो किसी किसान ने पैदावार बम्पर की पर वो बेच ही नहीं पा रहा है, तो करेगा क्या उस पैदावार का। इसीलिए फिर गवर्नमेंट यहाँ पे फ्रेम में आई कि हम खरीदेंगे आपसे, अपने पास रख लेंगे हम। ये सब पूरा इसी उसी के थ्रू हम बेच पा रहे हैं। और अभी जो सैनिटाइजर बने थे ना अभी फिलहाल जो कोविड में, उसमें आधे सैनिटाइजर मैंने सुना है कि राइस को कन्वर्ट करके बनाया गया था। चावल को, हमारे पे इतना चावल का रिजर्व पड़ा था, उससे अल्कोहल बना के कैसे कैसे बनाया लोगों ने। तो ये सब भाई देख लो, किसानों को जो कहते हैं क्या है किसान, कई लोगों को नहीं पता, कई लोग हवा में कहते हैं। भाई ये जमाना भूल जाओ, फैक्ट्री का खाना असली वहीं से आ रहा है। वो तो फैक्ट्री वाले प्रोसेस कर देते हैं उस चीज को और कमाते हैं। मैं इस वीडियो को लेकर अपने सजेशन ये दूंगा भाई कि इंडिया को व्हीट से ज्यादा ना, इंडिया कहे कि हम प्रोसेस्ड फूड आपको प्रोवाइड करेंगे, मतलब हम आटा पिसा हुआ ही देंगे। हमारे उससे क्या होगा ना कि हमारी कीमतें और बढ़ जाएंगी। ये ट्राई करना चाहिए तरीका, अगर कर पाए तो। ये सोच रहे होंगे, मेरे को तो लगता है जब मैं सोच रहा हूँ तो सोच रहे होंगे कि व्हीट तो दे रहे हैं, क्यों ना प्रोसेस्ड फूड दे दें, सीधा आटा पिसा हुआ आटा ही क्यों ना दे दें, जिस भी फॉर्म में वो लेते हैं। ऐसी इंडस्ट्री क्यों नहीं हम डेवलप करते हैं। तो ये थी भाई वीडियो, और यही पूरी बात थी मेरी। तो ये थी वीडियो, अच्छी खबर इंडिया के लिए। डिमांड बढ़ रही है भाई व्हीट की, इंडिया की जो व्हीट की क्वालिटी है वो पूरा देश, पूरा वर्ल्ड सराह रहा है भाई। और हमारे जो फार्मर्स हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है, मुनाफा कमाएंगे भाई जब डिमांड बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली बात है। ठीक है, टर्की, पाकिस्तान और भी बहुत सारी कंट्रीज लगी पड़ी हैं इंडिया को ऑर्डर देती है भाई, दे रही है कि भाई हमको भी व्हीट दो, क्योंकि आपका व्हीट बहुत ज्यादा अच्छा है। ये प्राउड की बात है। ठीक है, तो ये था आई थिंक वीडियो। बहुत कुछ बोला भाई ने, पूरी हिस्ट्री बता दी, हमेशा ही बताते रहता है। ठीक है, होप कि इस वीडियो को देख के आपको कुछ और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ठीक है, तो ये था वीडियो। एंड करते हैं वीडियो का, लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे हम दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।